वंदे माँ शांति। देखिए, आप लोग को पर्यायवाची हम पूरी तरह से खा चुके हैं और विस्तृत वर्णन हमने किया था और वर्णमाला के क्रम को लेके किया था। बहुत अच्छे से समझाए थे आपको। उसके हम बहुविकल्पी भी आपको करा चुके हैं। अब बारी है आपकी वाक्यांशों की। देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये किस तरीके के होते हैं, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी एक ज्ञान है, समझ लीजिए। देखिए, वाक्यांश का मतलब है एक लंबे चौड़े सेंटेंस, मतलब काफ़ी बड़ा सेंटेंस हो, उसमें कम से कम 6, 7, 8 तक शब्द लिखे हों, तो उनसे एक वाक्यांश होगा। और उसके लिए हम वो पूरा ना बोल करके हम केवल एक शब्द का प्रयोग करें, तो वो कहलाता है हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसा कि बिहारी कबीर के जो दोहे हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गागर में सागर भरना। ठीक है भाई, हम बिहारी कवि तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको अच्छे से समझा सकते हैं। पूरा एक वाक्यांश है, मतलब लंबा चौड़ा सेंटेंस ना बोल करके हम केवल एक शब्द में अपनी बात को व्यक्त कर दें, वो कहलाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो पूरा वाक्यांश आपके विद्यालय में आएगा या एग्ज़ाम में, मतलब विद्यालय में क्या है, आपकी जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपके लिए शब्द इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। पूरा एक शब्द देख करके वाक्यांश पूछ सकते हैं, वाक्यांश देख करके पूरा एक शब्द पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर होता यही है कि पूरा वाक्यांश दिया जाता है और उसके जो है वो आपको एक शब्द में उत्तर देना होता है। दो शब्द तो बहुत मुश्किल से ही होते हैं, होता एक ही शब्द है। अब जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई मैं आज कुछ भी निश्चय करने की वाली स्थिति में नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, इतना सारा ना बोल करके क्या कह देंगे हम, किम कर्तव्य विमूढ़। तो इस तरीके के शब्द का हम प्रयोग कर लेंगे। तो जो पूरी बात कहने जा रहे हैं वो सब ना कह करके हमने सिर्फ एक ही शब्द में आपको बोल दिया, किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, तो इस तरीके के जो वाक्यांश है उनके लिए जो हमने एक शब्द प्रयोग किया है वो हमारा आंसर हुआ किम कर्तव्य विमूढ़, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पूरा वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने प्रयोग कर दिया। तो इस तरीके से आगे जो हमने कराए हैं उनको आप देखते जाइए क्या क्या शब्द हैं, और उनसे मिलते जुलते भी हम आगे करा देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम सारे आपको यहाँ पर समझाएं बोर्ड पर, तो हम उनको कुछ ओरल भी समझाएंगे। ठीक है, ओरल भी आप समझते चलिएगा और साथ साथ जो है इनको भी समझिएगा। जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े से कठिन हैं, तो वो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर कराए, यहाँ पर बोर्ड पर कराए हैं, और जो इजी हैं उनको मैं ऐसे अपनी सामान्य भाषा में आपको कराती चली जाऊँगी। देखिए, अब हमने पहला शब्द जो सेंटेंस लिया है वो हमारा वाक्य क्या है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके, क्या कहलाएगा वो, किम कर्तव्य विमूढ़। हाँ, किम कर्तव्य विमूढ़ यानी क्या करूँ मैं, क्या मुझे क्या करना है, मैं समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ इसके लिए, तो क्या शब्द प्रयोग करेंगे हम, किम कर्तव्य विमूढ़। पहला शब्द यही है आपका। अब दूसरा जो वाक्यांश है वो हमारा है, जिसकी आशा ना की जा सके। ठीक है, जिसकी उम्मीद ही ना की जा सके, आशा ना की जा सके, इसको हम कभी सोच भी ना सके, जो हमारी समझ से ही परे हो, बाहर हो, एकदम अप्रत्याशित। ठीक है, उसका हम क्या लिखेंगे, अप्रत्याशित। ठीक है, जो प्रत्याशित ही ना हो अर्थात अप्रत्याशित, यानी जिसकी हम कोई आशा ना कर सके, कोई उम्मीद ना कर सकते, इसके बारे में कुछ सोच ना सके, अप्रत्याशित। अगला शब्द सेंटेंस है आपका, जो पहले घटित नहीं हुआ हो। ठीक है, जो घटना जो पहले ना हुआ हो कभी भी, तो क्या कहलाएगा वो, अभूतपूर्व। ठीक है, क्या कहलाएगा, अभूतपूर्व। ठीक है, जैसे कि कहते कोई अनोखी घटना हुई, भाई ऐसा कुछ हुआ जो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा तो भाई अभूतपूर्व। एक शब्द में हमने क्या आंसर दिया, किसमें दिया, अभूतपूर्व शब्द के द्वारा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, जिसकी नाप तोल ना हो सके। ठीक है, जिसे हम नाप भी ना सके, तोल भी ना कर सके इसकी हम, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। जैसे इसको मापा ना जा सके, ठीक है, जो अपरिमेय, क्या कहलाएगा वो, अपरिमेय, यानी जिसकी हम नाप तोल ना कर सके, इसको हम तोल ना सके, नाप ना कर सके, इसके बारे में हम आपको पूरा ज्ञान ना करा सके, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला है, या उसमें भार कितना है, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। ठीक है, जिसकी नाप तोल ना हो सके, अपरिमेय। अगला सेंटेंस हमने लिया है, जिसका उपचार ना किया जा सके। ठीक है, अब साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, भाई तो ला इलाज है, क्या बोलते थे हम, ला इलाज, इसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, भाई ला इलाज है, इसका कोई उपचार हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में क्या प्रयोग शब्द लाएंगे, असाध्य है, जिसको साधा ना सके। ठीक है, जिसका कुछ नहीं किया जा सके, जिसका उपचार ना किया जा सके, यानी कि असाध्य है। अगला सेंटेंस हमारा है,
जिस पर विश्वास ना किया जा सके, ठीक है, जिस पर हम सोच समझ ना सके, इस पर विश्वास ना कर सके, यानी अविश्वसनीय, ठीक है। हम कहेंगे भाई उस व्यक्ति को ये काम सौंप दिया, नहीं भाई वो तो अविश्वसनीय है, उसे हम ये काम नहीं सौंप सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अविश्वसनीय, उस पर विश्वास कर ही नहीं सकते, जो भरोसा ही नहीं कर सकते, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सके, यानी तो क्या कहलाएगा? अविश्वसनीय, ठीक है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके या भरोसा ना किया जा सके, क्या कहलाएगा? अविश्वसनीय। अगला सेंटेंस हमारा है जो क्षमा करने योग्य ना हो, अक्षम्य, जिसको क्षमा ना कर सके, यानी अक्षम्य, जिसको क्षमा ना दी जा सके, माफी ना मिल सके, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? वो जो क्षमा करने योग्य ना हो या जो माफी के योग्य ना हो, अक्षम्य। अगला सेंटेंस किए हुए उपकार को ना मानने वाला, ठीक है। जैसे आपने किसी के साथ कोई उपकार कर दिया, अच्छा काम किया, लेकिन वो आपके साथ क्या कर रहा है? फिर धोखाधड़ी कर रहा है, आपके बुरा व्यवहार कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, आपको हर तरीके से वो चोट पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ यानी बहुत नीच तरह का व्यवहार जो कर रहा हो आपके साथ में, और आपने क्या किया हो? क्या अच्छा किया हो, यानी किए हुए उपकार को भी ना मानने वाला। आपने अच्छा किया है लेकिन वो क्या कर रहा है? आपके साथ में बुरा कर रहा है, आपको हानि पहुंचा रहा है, क्या कहलाएगा ऐसा व्यक्ति? कृतज्ञ। अगला सेंटेंस है हमारा किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी विद्यालय में कोई प्रधानाचार्य हैं और उनके नीचे कौन है? उप प्रधानाचार्य हैं। अब प्रधानाचार्य जी का रिटायरमेंट हो गया, अब उनका उत्तराधिकारी कौन है? उनका उत्तराधिकारी कौन है? जो उप प्रधानाचार्य हैं, उनकी बारी है प्रधानाचार्य बनने की। ऐसे ही राजा महाराजा क्या होता था? तो राजा लोग जब राज्य करते थे, नृप वो कहलाते थे, वो राजा, और सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन उनका उत्तराधिकारी कौन होता? उनका पुत्र कहलाता था, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? किसी के बाद, यानी राजा के बाद उसका स्थान लेने वाला, उनका क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी, यानी वो राजा बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जो पद है, जो स्थान है, उसका स्थान लेने वाला, जिस पद का कोई स्थान दूसरा व्यक्ति जो लेता है, वो क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी, उसका उत्तराधिकारी कहलाता है। देखिए यहाँ तक शब्द ये हुए आपके वाक्य। आगे के वाक्य और देखें, आगे सेंटेंस देखें, किसी भी नियम का पालन ना करने वाला, ठीक है। जो किसी भी नियम को ना मानता हो, उसका पालन ना करता हो, उसके अनुसार ना चलता हो, क्या कहलाएगा? वो उच्छृंखल। और ये शब्द थोड़ा लिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लीजिए, उच्छृंखल, इस तरीके से आपको लिखना है इसको, ठीक है। आगे अगला शब्द है हमारा ऋण। ऋण का जो वाक्यांश हुआ वो क्या होगा? जो ऋण से मुक्त हो गया हो, ठीक है, जो कर्ज से मुक्त हो गया हो, ऋण से मुक्त हो गया हो, जिसने किसी से धन उधार लिया हो, या कुछ भी उसने कोई भी वस्तु अपनी गिरवी रख के कुछ जो है गिरवी रखी हो या ना रखी हो, किसी भी तरीके का कर्ज लिया हो उसने, किसी भी तरीके का वो कर्जदार हो किसी का भी, ठीक है, धन का हो, वस्तु का हो, किसी भी चीज़ का कर्जदार हो, तो क्या कहलाएगा? अगर उससे वो मुक्त हो जाए तो क्या कहलाएगा? वो ऋण, ठीक है। अरे ऋण से मुक्त हो गया, उसने ऋण चुकता कर दिया, जब कर्ज था वो उसको सब निपटा दिया उसने, ठीक है, पूरा ऋण जो है उसने चुकता कर दिया, निपटा दिया, क्या कहलाएगा? वो ऋण। अगला वाक्यांश है हमारा जो विधान या कानून के विरुद्ध हो, ठीक है, विधान के यानी नियम और कानून के दोनों विरुद्ध हो, क्या कहलाएगा? अवैध, ठीक है, जिसको वैधता ना मिल पा रही मिलती हो, तो क्या कहलाएगा? वो अवैध। जो कानून के और नियम के विरुद्ध हो, विधान के विरुद्ध हो, क्या कहलाएगा? अवैध। और अवैध में क्या हो सकता है? अवैध संपत्ति भी हो सकती है, ठीक है, जमीन जायदाद अवैध हो सकती है, या आपने जो भी कानून के अनुसार कार्य नहीं किया है, ठीक है, नियम के अनुसार कार्य नहीं किया है, जिस पर आप नहीं चले हैं, उल्लंघन किया है आपने नियमों का, तो क्या कहलाएगा? वो अवैध, उसको वैधता ना मिलती हो, अवैध, जिसको कानून स्वीकार न करता हो, यानी कि अवैध। आकाश को चूमने वाला, ठीक है, अब आकाश को चूमने वाला क्या लगा जाएगा? गगनचुंबी। या वाक्यांश के लिए शब्द है गगनचुंबी। गगनचुंबी क्या है? देखिए आकाश को तो कोई नहीं चूम सकता, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जितना आकाश जो है कितना विस्तृत है, विशाल है, और लेकिन उसको छूने भी बोलते हैं, लेकिन अंतरिक्ष है बहुत अधिक विशाल है। जब ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल आकाश से जाकर मिल रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और कहा क्या जाता है? गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, क्या कहलाती हैं वो? गगनचुंबी इमारतें, ठीक है। तो आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। अगला वाक्य हमारा है
जिसका निर्देश नहीं हुआ हो, ठीक है, जिसके बारे में कोई निर्देश ना किया गया हो, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया हो, या उसके बारे में कोई भी आदेश ना हो, निर्देश ना दिया गया हो, तो क्या कहलाएगा? अनिर्दिष्ट, बिना निर्देश के, यानी बिना निर्देश के यानी अनिर्दिष्ट। तो पूरा वाक्यांश क्या है? जिसका निर्देश नहीं हुआ हो, तो अनिर्दिष्ट शब्द वहाँ हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला शब्द है, जिस स्त्री के पति तथा पुत्र ना हो, ना पति हो ना पुत्र हो, क्या कहलाएगी वो? अवीरा। देखिए वीर शब्द क्या होता है? वीर शब्द क्या होता है? बलवान होना, शक्ति होना। देखिए एक से भले दो शक्ति कहलाती है, एक से भले दो 1 11 कहलाते हैं, ठीक है। तो एक से भले दो यानी 1 11, यानी वो शक्ति बन गई उनकी। लेकिन जिस स्त्री के कोई भी ना हो तो वो कहलाएगी अवीरा, ठीक है, यानी वीरों से रहित, यानी उसके पास कोई भी शक्ति नहीं, कोई भी ताकत नहीं है किसी प्रकार की। तो जिस स्त्री के पति तथा पुत्र ना हो वो कहलाएगी अवीरा। ये शब्द अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा जिजीविषा। अब यहाँ कुछ शब्दों में आपको अंतर समझाएंगे, समझते जाइए। जीने की इच्छा जिजीविषा, और जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, ठीक है। और खाली जानने की इच्छा अगर इतना रखता हो ना हम दें, ठीक है, रखने वाला ना दें, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। और ये ना दें, हम खाली ये दें जो जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, केवल 3 शब्द ये वाले दें, जानने की इच्छा, तो क्या कहलाएगा? जिज्ञासा, ठीक है। जिसको हमें जानने की इच्छा हो यानी क्यूरियोसिटी हो, जिसके बारे में उत्सुकता रखते हुए हमें क्या होगा, तो क्या कहलाएगा? वो जिज्ञासा कहलाएगा, ठीक है। तीनों में अंतर है जीने की इच्छा जिजीविषा, जो जीना चाहता है, और जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, और जानने की इच्छा खाली शब्द अगर दिया जाए तो क्या आएगा? जिज्ञासा, ठीक है, जानने की इच्छा। आशा से अधिक, आशा से भी अधिक कोई काम करते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो आशातीत। तो क्या कहलाएगा वो वाक्यांश के लिए शब्द? आशातीत, यानी कि आशा से अधिक आशातीत। आगे के शब्द देखें और साथ साथ वाक्यांश समझें। आगे के शब्द देखें, वाक्यांश। सबसे पहले वाक्यांश देखिए, सूर्यास्त से ठीक बाद का समय, तो ये सूरज छिप जाता है, ठीक है, दिन का अंतिम पहर होता है, दिन खत्म होने वाला होता है, तो क्या कहलाता है? वो गोधूली बेला। गोधूली बेला क्यों कहते हैं? देखिए पहले जब लोग प्राचीन समय में गाय आदि का पालन करते थे तो क्या होता था कि जब दिन छिपता था तो गाय अपने घर वापस लौटने लगती थी, जो चरवाहे होते थे अपनी गायों को वापस ले जाते थे। तो आजकल की तरह पहले पक्की सड़कें नहीं थी और इस तरीके से धूल मिट्टी के ही स्थान होते थे, कच्ची सड़कें होती थी, पगडंडियाँ हुआ करती थी। तो उस समय में क्या होता था, जब गाय चलती थी, ढेर सारी गाय चल कर के अपने घर की ओर जाती थी, चरवाहे उनको लेके जाते थे, तो उनके खुरों से जो मिट्टी निकलती थी, जो धूल उड़ती थी, इसलिए उनको गोधूली बेला समय कहा जाता था, ठीक है। जो सूर्य भी अस्त होने वाला होता था, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाएगा तो क्या होगा कि गाय जो है अपने अपने जहाँ पर उनकी गौशाला होगी वहाँ पर जाकर के अपने विश्राम करेंगी, वहाँ जा कर के, क्योंकि उन्होंने पेट भर चुका होता है, जो घास हो तृण आदि चर चुकी होंगी, तो क्या होता है वो घर जा रही होती, घर वापस जाती हैं। तो जाते समय उनके पैरों से जो मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, उसको बोलते हैं गोधूली बेला। गौ मीन्स गाय, धूली माने धूल और बेला माने समय, उसको इसलिए गोधूली बेला कहा जाता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सूर्यास्त के ठीक पहले बाद का समय, जैसे सूर्य अस्त हो गया होता है उस समय का समय, तो क्या कहलाता है हमारा? गोधूली बेला। अब आया आपका रात्रि का प्रथम पहर। देखिए रात्रि शुरू होने वाली है, ठीक है, दिन तो आपका समाप्त हो चुका, गोधूली बेला शुरू हो गई है, और रात्रि का जो प्रथम पहर है वे प्रदोष काल कहलाता है। अब प्रदोष काल में क्या होता है? प्रदोष काल के जो है हमने जितना पढ़ा है वो आपको बताने जा रहे हैं। 6 बजे से 9 बजे तक का माना जाता है, ठीक है, संध्या का समय 6 बजे से 9 बजे तक का। इसमें पूजा पाठ का समय होता है, लोग पूजा पाठ करते हैं, और कहा जाता है कि सच भी है कि इस समय में हमें विश्राम नहीं करना चाहिए, जो भी काम हम छोड़ रहे हैं तो 2 मिनट के लिए हमें छोड़ देना, त्याग देना चाहिए। उस समय नमाज का समय होता है, लोग पूजा पाठ आदि करते हैं, ऋषि मुनि वंदना करते हैं, और हिंदू धर्म में भी सभी अपनी पूजा पाठ करते हैं शाम के समय, जैसे संध्या काल होता है, और जो भी कार्य हम कर रहे थे उसको छोड़ देते हैं। और ये कहा जाता है, कहते हैं कि जो दरिया का पानी है वो भी बहते बहते रुक जाता है, क्योंकि दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि दोनों वक्त मिल रहे हैं, काम छोड़ दो।
अगर आप सिलाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उसको 2 मिनट 1 मिनट के लिए हम उसको विश्राम दे देते हैं, क्योंकि वो समय हमारा कौन सा होता है, दोनों वक्तों के मिलने का समय होता है, दिन और रात के, यानी रात प्रारंभ होने जा रही होते, दिन जो है आपका खत्म होने जा रहा होता है। तो क्या होता है, वो समय कहलाता है प्रदोष काल। ठीक है, पूजा पाठ का समय होता है हमारा, और सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है प्रदोष काल। जब हमारा पूजा पाठ का समय होता है, ईश्वर से ध्यान लगाने का समय होता है, तो कहलाता है प्रदोष काल, यानी रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि शुरू होने जा रही है, उसका पहला पहर, स्टार्टिंग रात्रि की। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो प्रदोष काल। आगे है रात्रि के मध्य भाग का समय, बीच का समय। अब रात्रि शुरू भी हो गई है, ठीक है, आपको 6 से 9 तक का समय बता दिया हमने। मध्य भाग क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा निशीथ। ठीक है, रात्रि के बीच का समय, मध्य भाग का समय निशीथ, यानी इंग्लिश में मिडनाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, रात्रि के अंतिम भाग का समय, जब रात्रि खत्म होने जा रही है। ठीक है, तो रात्रि खत्म होती कितने बजे कहलाती है वो, यानी उषा काल, इसको अमृत काल भी बोलते हैं और इसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, उषा काल। ठीक है, रात्रि के अंतिम भाग में रात्रि खत्म होने जा रही है। ठीक है, अब दिन निकलने वाला है और रात्रि खत्म होने वाली है। सब लोग जल्दी बिस्तर छोड़ते हैं, सुबह जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये हम बच्चों को कविता सिखाते हैं। तो उसमें क्या है, जब बच्चे सुबह से जल्दी उठेंगे क्या करेंगे, अब उस समय खेलने का समय तो होता नहीं, क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे अपना बैठ करके। ठीक है, पढ़ाई में मन लगाएंगे, तो पढ़ने का समय सबसे बढ़िया भी होता है, शांत वातावरण होता है। तो कौन सा कहलाता है, वो उषा काल कहलाता है। बिल्कुल शांत वातावरण में अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं, और इसलिए सबको प्रातःकाल ही उठना चाहिए, वो प्रातःकाल ही हो जाता है। ठीक है, यानी कि उषा काल। उषा काल में सब अपने अपने काम में जाकर जुड़ जाते हैं, स्नान आदि से व्रत होकर के पूजा पाठ में लग जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ने लग जाते हैं, गृहिणियाँ घर के काम में लग जाती हैं। तो इस तरीके का वो सुंदर सा समय होता है उषा काल। ठीक है, यानी प्रातःकाल। प्रातःकाल आपका शुरू होने जा रहा है और रात्रि खत्म हो चुकी है, अंतिम भाग है रात्रि का, अंतिम प्रहर है आपका ये, रात्रि का तीसरा प्रहर। यह बताने से यहाँ रह गया, क्योंकि यहाँ बता दिया आपको, मैं ध्यान में यहाँ बता दिया आपको, रात्रि का तीसरा प्रहर। हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको बता दें, त्रियामा, यानी त्रि माने 3, यामा माने यात्री, माने 3 भागों में, अब वो तिहाई भाग। ठीक है, वो कौन सा कहलाता है, वो 12 बजे के बाद का होता है। ठीक है, और ये 3 बजे के आसपास का लगभग, तो उसको त्रियामा बोलते हैं। आगे दोपहर के पहले का समय। ठीक है, अब दोपहर कब होती है, 12 बजे, तो उससे भी पहले का समय क्या कहलाएगा, पूर्वाहन कहलाता है। पूर्वाहन, पूर्व माने पहला, अहन माने दिन, यानी पहले का भाग, पहले का दिन, तो पूर्वाहन, पूर्वाहन पहले का समय, यानी दोपहर से पहले का समय क्या कहला रहा है, पूर्वाहन। ठीक, आगे देखिए, और दोपहर का समय, जो दोपहर बीच का समय हो जाता है, वो कौन सा कहलाता है, मध्याह्न। मध्य माने बीच का, आन माने दिन, यानी मध्याह्न। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, हलंत लगा के भी लिख सकते हो, या हमने दोनों हलन से बताया यहाँ पे, यानी कि पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न, तो हमने इसको हलन करके दिखा दिया है। और हन, हा, ना, ये है हमें ये न बना हुआ है, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। वैसे जो करेक्ट मेथड है वो यही वाला है, ये बिल्कुल सही है लिखने का ढंग है, लेकिन अब आजकल इस तरीके से भी अब बच्चा बताने लगे हैं, लिखते हैं बच्चों को, तो सुविधा भी रहती है, और वैसे लिखना चाहे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मध्याह्न, यानी दोपहर का समय मध्याह्न, और दोपहर के बाद का समय कहलाएगा अपराह्न। अपर माने बाद का, यानी समय, यानी बाद का दिन, यानी दोपहर के बाद का दिन अपराह्न। आगे समझ में आ गया होगा आपकी। आगे देखिए, आगे वाक्यांश हमारा, जो मांस ना खाता हो। ठीक है, जो मांस का सेवन ना करता हो वो कहलाएगा निरामिष। अब देखिए, सारे शब्दों को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, हम साथ साथ समझाते भी जा रहे हैं, आप समझिए भी। जो खाता हो वो सामिष, जो मांस ग्रहण करता हो, ठीक है, जो मांस आदि खाता हो वो सामिष कहलाएगा, और जो ना खाता हो वो निरामिष। तो इस तरीके दोनों शब्द आपके तैयार हो गए। ठीक है, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको अच्छे से याद होगा। ये खाली एक बार देख लेने मात्र से आपको आपकी स्मरण में शक्ति में नहीं आएगा वो। इसे स्मरण रखने के लिए आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और साथ साथ जो अच्छे कमेंट्स भी दीजिए, और कमेंट के मैं आपको उत्तर भी दूंगी आपको, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।